तो यही मैं लगाने जा रहा हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट RWA से। जो प्रश्न कठिन लगेंगे ना, मैं तुम्हें बता दूंगा कठिन है, और अपने हिसाब से भी देख लेना कौन सा कठिन है, और उसके कम से कम 20 और उदाहरण देना है और उन्हें समझाना है मुझे। मैं 50 लगाऊंगा और 50 मॉक टेस्ट में मेरे 100 नंबर आने चाहिए। अब तुम्हें सोच लो तुम्हें क्या करना है। देखो, पहला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? यमक, श्लेष, अनुप्रास। ये तो भेद हैं, लेकिन रूपक भेद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कैसे क्या है, ठीक है, ये आपको समझाना है। इसमें क्या है, शब्दालंकार शब्दों के आधार पर होते हैं। फणीश्वर रेणु की पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी है वट वावा, ये सही उत्तर है। और बाकी के उत्तर हैं अग्निखोर, ये किनकी है ये भी नहीं पता, ये बताइए। ठुमरी, अच्छे आदमी किनकी है? इसके बारे में 20 प्रश्न और दीजिएगा। देखो, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय राजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। इन्हें अपनी शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर, गौण क्या होता है? शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है। ये वाक्य मेरे समझ में ही नहीं आया। जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवास से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए। सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में बावन ही रह गए। इसका मतलब क्या है? इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? अब इसके ये कथन था, इसके उत्तर, प्रश्न उत्तर। उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, यही है। लेकिन क्यों है ये? और अगले एक ऑप्शन है बी, शिक्षा का माध्यम, हमारी संस्कृति परंपरा।
शिक्षित जन और सामान्य जनता। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? भारतीय भाषा में। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, समसामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा को। और बाकी की इसके बारे में 20-25 क्वेश्चन दीजिएगा। लीलाधर जगूडी, ये क्या है, क्या मतलब है? ममता कालिया, ये क्या है? नरेंद्र कोहली, इनका क्या मतलब है? फैक्ट, अन्य फैक्ट। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। नासिरा शर्मा प्रसिद्ध लेखिका, उपन्यास और कहानियाँ। क्या समझ में नहीं आया ये? कागज की नाव उपन्यास, मासिक विषयों पर। ये भी समझ में नहीं आया, समझ आया हूँ। कोकुरमत्ता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। और बाकी के फैक्ट, कोकुरमत्ता कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो सही है। बाकी के गलत हैं। राम नरेश त्रिपाठी, ये क्या है? अज्ञे। और जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में बताओ थोड़ा बहुत, जो इनके बारे में परीक्षा में आ सकता है। कुकुरमुक्ता कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। ठीक। प्रमुख कृतियाँ, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये किनकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलो ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, और 4 स्तंभ और एक हैं, और तीसरे कौन? 3, बाकी के 3 कौन हैं? कुकुरमुक्ता प्रतीकात्मक कविता, समाज पर व्यंग है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्रिय प्रवास। ये तो हमने यहाँ पे देख ली। बाकी की और बताइए। मैथिली शरण गुप्त की साकेत किनकी है? भारत भारती किनकी है? रंग में भंग किनकी है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं। यह तो मैंने गलत ही बोल दिया, सवाल ही उल्टा था। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो मतलब साकेत मैथिली गुप्त की है, भारत भारती है, रंग के भंग है, और प्रिय प्रवास ये नहीं है। तो ये किनकी है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। मैथिली प्रिय प्रवास अयोध्या में रहने वाले सब प्रिय हैं। प्रवास अयोध्या, ये ट्रिक होगी याद करने की, ये भी मुझे लिख के देना। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि, आधुनिक युग का तुलसी। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं, आधुनिक युग का तुलसीदास हैं। रचना है साकेत, मैथिली साकेत, भारत भारती, यशोधरा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त का ही है। खड़ी बोली का महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। अच्छा, बस मैथिली शरण गुप्त।
हरडेवानी किसकी रचना है? दादू दयाल की। हरडेवानी किसकी रचना है? दादू दयाल की। अब बताओ, हरडेवानी दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल भक्तिकाल ज्ञानश्रयी शाखा के हैं। अन्य रचनाएं काया बोली अंगबधू दादू पंथ निर्गुण भक्त संप्रदाय। अब बाकी का ऑप्शन है धर्मदास, इसका मतलब क्या है? नानक देव का मतलब क्या है? सुंदरदास का मतलब क्या है? हरडेवानी किसकी रचना है? तो ये है दादू दयाल की। और बाकी के इनके 3 की रचना और बता दो अगर परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो तो। बंदु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिय मूरिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परे बारू में कौन सा छंद है? छंद मैंने पढ़े थे, मैं भूल गया हूँ अब कैसे। इसमें तो चौपाई छंद बता रहा है। चौपाई मतलब इसमें पहले उसमें कितनी 14 मात्रा होनी चाहिए, ये नहीं 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले चरण में 16 है तो ये चौपाई हो गया। ये मेरी ट्रिक आ गई। और छंद के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता दो, या फिर जैसा लगे वैसे बता दो मेरे को। चौपाई सम्मात्रक छंद है। दोए के साथ प्रयोग। दोए के साथ प्रयोग इसका मतलब क्या है? विशेषता जगड़ और तगड़ का अंत में निर्देश। जगड़ और तगड़ कौन का चौपाई में ना आते गए। ठीक है। विशेषता जगड़ तगड़ और अंत में नहीं आते। उदाहरण रामचरितमानस में प्रयोग। रामचरितमानस में प्रयोग। चौपाइयों का प्रयोग रामचरितमानस में है। तो मतलब रामचरितमानस की कोई भी आ जाए ना लाइनें तो वो चौपाई होंगी। ये बताओ सही है गलत है? हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? शांत। शांत बैठ रहो तो 9वां रस शांत रस है। भरत मुनि ने 8 रस बताए, बाद में शांत रस जोड़ा गया। भरत मुनि ने 8 रस बताए। रस काव्य की आत्मा 9 रस माने जाते हैं। रस काव्य की आत्मा है 9 रस माने जाते हैं। शांत रस स्थायी भाव निर्वेद या सम है। अन्य रस श्रृंगार हास्य रौद्र करुण वीर भयानक बीभत्स अद्भुत। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रत्याशित लाभ पर प्रश्न उठाना। ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ का खुशी पर बहुत प्रश्न होना। इसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, ये समझाओ। मुहावरा वाक्यांश जिसका अर्थ विशेष हो। नौकरी मिलने पर घी के दिए जलाए। समानार्थी खुशी से झूम उठना। ठीक है। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। ठीक है। निर्देशक चिन्ह का क्या प्रयोग है? कोष्टक चिन्ह का क्या प्रयोग? उद्धरण चिन्ह का क्या प्रयोग है? अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए होता है। शाबाश। विराम चिन्ह भाव या रुकावट दर्शाते हैं। ठीक है। अर्धविराम वाक्य के भागों को अलग करते हैं। अर्धविराम वाक्य के भागों को अलग करते हैं। उदाहरण आओ बैठो पर शोर मत करो। आओ बैठो पर शोर मत करो, ये क्या है? हाँ, आओ बैठो शोर मत करो, इनमें सही विराम लगे होने चाहिए। उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसने अपने भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया। तो इसमें तो कर्तव्य वाच्य है।
यह वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य रूप होगा। इसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया है। उसने अपने भाई को पढ़ाया है। कर्मवाच्य रूप होगा। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। ठीक है। वाच्य की शॉर्ट ट्रिक बता दो। भाववाच्य में भाव क्या होता है ये समझ में नहीं आता मेरे। भाव क्या हमेशा ही नकारात्मक ही होता है। मेरा भाव है मैं खाना खाऊं, मेरा भाव है मैं पानी पीऊं। तो यहाँ पर है कि ये समझ में नहीं आता मेरे, ये समझाओ। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल ठीक है। सामान्य वर्तमान क्रिया का वर्तमान में सामान्य रूप दरवर पड़ता है। अन्य काल भूत, भविष्य और अपूर्ण, पूर्ण आदि। ठीक है। निम्नलिखित चार में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हलंत का। शाबाश। अब ये बताओ अक्षर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक मोतियों से थाल जड़ा। एक थाल जड़ा मोतियों से। ठीक है। एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक है। ये सही है। और इसके 10-20 और उदाहरण दे दियो। कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह घर को जा रहा है। ये क्यों अशुद्ध है। वह घर जा रहा है। ठीक है। को कब आता है। उसे रस्सी बांधकर ले गए। उसे रस्सी से बांधकर ले गए। ये शुद्ध होगा। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। ये सही है। वह दवा रोग का समूल से नष्ट करती है। यह दवा रोग का समूल से नष्ट करती है। इसमें क्या कमी है। यह दवा रोग को जड़ से नष्ट करती है। वह वाक्य शब्द का अलग अर्थ लिया है, समूल बोला है। अलग होना चाहिए जड़। इसमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिश्रित वाक्य है। ये मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ये कौन से अध्याय से हैं, ये अध्याय समझाओ मुझे। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। वाक्य में कितने पदबंध हैं। 3 पदबंध है। लेकिन पदबंध पहचाने कैसे जाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अनुभूत।
जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूत। अनुभाव्य का मतलब क्या है? अनुभवी का मतलब क्या है? अनुभव यू का मतलब क्या है? और अनुभूत का मतलब क्या है? सही उत्तर यही है। अनुभूत शब्द का अर्थ है जिसका अनुभव किया गया हो। एक शब्द वाक्यांश को एक शब्द में व्यक्त करना। वाक्यांश को एक शब्द में व्यक्त करना। अनुभूत, भोगा हुआ, अनुभवी और किया हुआ। अनुभवी जिसे अनुभव हो। अनुभवी जिसे अनुभव हो। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? बट बाबा। अग्निखोर किनकी है? टुमरी किनकी है? अच्छे आदमी किनकी है? और इनके 20-25 क्वेश्चन और दे दो, या फिर यूट्यूब से वीडियो बता दो, इससे कोई प्रश्न निकल लेना। ठीक है। फणीश्वर रेणु आंचलिक कथाकार बिहार से। प्रमुख रचनाएं मेला, आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, बट बाबा, पहली कहानी, आंचलिक शैली। मेला आंचल पूर्णिया जिले पर आधारित। रेणु की भाषा स्थानीय बोली एवं संवाद।